नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे आप सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की हमारी जो क्लास चल रही है ये आज हम 7वीं क्लास को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 121 से लेके 140 नंबर के जो भी ऑब्जेक्टिव है हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है भविष्य में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? आपके पास 4 जिले हैं, आपको वो जिला चूज करना है जो चंबल संभाग में नहीं आता है। तो आपको याद होना चाहिए चंबल संभाग किधर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? दतिया। दतिया चंबल संभाग में नहीं आता है, दतिया आता है ग्वालियर संभाग में। मुरैना, भिंड और श्योपुर ये तीनों जिले ऐसे हैं जो चंबल संभाग में आते हैं। इधर देखिए आप इस मैप में, देखिए ये जो है कलर कौन सा भी है, ये है पिंक कलर है ना, आई थिंक पिंक ही होगा ये कि पर्पल है, हाँ जो भी है समझ लेना आप अपने हिसाब से। तो ये श्योपुर जो है ये क्या है भैया, ये श्योपुर चंबल संभाग का हिस्सा है, मुरैना है और भिंड है। ये 3 जिले हैं जो चंबल संभाग में आते हैं। लेकिन दतिया कहाँ पर है? ये देखिए दतिया यहाँ पर है। और ये जो कलर वाला है ये वाला एरिया पूरा ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये सब किसके पार्ट हैं? ये आप बोलोगे सर ये ग्वालियर संभाग के हैं। देखिए यहाँ पर आप इस मैप के माध्यम से पता लगा सकते हो। भोपाल संभाग मतलब ये जो कलर है ये भोपाल संभाग का है, ये चंबल का है, ये ग्वालियर का, इंदौर का। इधर येलो पे जाओगे आप तो येलो आपको कहाँ पर मिलेगा भैया? ये मिलेगा आपको रीवा संभाग का। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन तो आते रहते हैं और भविष्य में भी आएंगे। गोंड किला में स्थित है, आपको बताना 4 ऑप्शन है कि गोंड किला कहाँ पर है। चलिए वेरी गुड, आपका सही जवाब है देवगढ़। देखो गोंड किला, गोंड राजाओं के बारे में हमने देखा भी, आपने सुना भी होगा। गोंड राजा नहीं देख सुना, रानी दुर्गावती तो सुनी होगी। गोंड शासिका, गढ़मंडला की शासिका गोंड, हाँ वही उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो इसको गोंड राजा का जो किला है वो आपको देवगढ़ में मिलेगा। ठीक है, इसको आप देवघर भी बोला जाता है, इसको देवघर। ठीक है, लेकिन जब आप इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलती है वहां पर, वो है इसकी स्पेलिंग जो है वो है DE, एक मिनट कुछ हो रहा है, DV देवघर। ठीक है, ये इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है। अब आप इसको देवघर भी बोल दो, देवगढ़ भी बोल दो। ठीक है, तो ये गोंड राजाओं की क्या हुआ करती थी भैया? देवगढ़ होती थी, ये होती थी इनकी राजधानी। किसकी? गोंड राजाओं की। तो यहां पर क्या है, एक किला है गोंड शासकों का। ठीक, और इसी किले में, ठीक ऐसा कहा जाता है, ये जो किला है पूरा का पूरा गोंड किला जिसे बोलते हैं, इसमें आज भी मतलब लोग क्या करते हैं, इसमें सोने की खुदाई करते हैं। मतलब सोने की तलाश में यहाँ पर खुदाई चलती रहती है इसमें, सोने की तलाश में। ठीक है, ये बहुत ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही ऐसा किला है जिसमें कि अंदर सोना दफन है बहुत ज़्यादा। ठीक, एक दूसरी स्टोरी ये भी है कि यहाँ पर इसमें एक मोती टांका, याद रखना ये क्वेश्चन देखो, मैं अभी बताऊंगा आपको कि मोती टांका से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। मोती टांका क्या है? एक तालाब है, ऐसा कहा जाता है, तालाब या कुआं बोल दो, इसके छोटा सा कुआं है या इसके अंदर। अब लोग वहां के ऐसे कहते हैं लोकल, अगर इस मोती टांका कुएं में आपने अगर कुछ लोहा फेंका तो वो लोहा सोना बनकर आ जाएगा बाहर। वाह कितनी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे साथ में ये भी बोलते हैं कि आज तक जिन लोगों ने लोहा फेंका उनका लोहा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनको कुएं की गहराई का अनुमान नहीं है, मतलब आज तक कोई गहराई तक पहुंच नहीं पाया। तो इन शॉर्ट मिला कुछ नहीं, अपना लोहा भी चला जाएगा। ठीक, तो ये कहानी है कीवन, जिसको बोलते हैं कीवन दतियां बोलते हैं, है ना, कि ये लोकल कहानियां रहती है ऐसी वैसी कुछ। तो अब देखो मोती टाका कुआं तो बहुत फेमस है भाई, इसके ऊपर कहानी है। तो मोती टाका कुआं कहाँ पर है? भविष्य में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है देवगढ़। अगर जिला पूछ ले तो जिला लगाना है अपने को छिंदवाड़ा। ये जो देवगढ़ है ना ये कहाँ पर है भैया? ये छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा तो पता है आपको कहाँ पर, सॉरी हाँ छिंदवाड़ा कहाँ पर है ये तो आपको पता है। अब मोती टाका का संबंध किससे है? तो ये भी पता होना चाहिए हमको। ये गोंड शासकों से संबंधित है। किससे भैया? गोंड शासकों से। देखो हुआ ये था कि गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, आपने देखा यहाँ पर। लेकिन 1657 से लेके 87 के मध्य क्या होता है, ये लोग अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लेते हैं नागपुर। होता क्या है कि एक युद्ध होता है इसी दरमियान, इस युद्ध में गोंड शासकों की बहुत पराजय होती है, बहुत भयंकर। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी राजधानी इस इधर से पूरा राज का पार्ट जो रहता है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। कहाँ पर? नागपुर की तरफ। नागपुर कहाँ पर आएगा फिर? हम तत्कालीन तो मध्य प्रदेश में आ रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ पर है ये नागपुर? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?
आपको पता होना चाहिए एक गोंड किला कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब था देवगढ़। गोंड राजाओं ने बनाया था इसको। यहाँ पर एक मोती टाका करके कुआं है या तालाब है छोटा सा, और उसमें ये कहानी है पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध सबसे बड़ा है? सोच लिया आंसर, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है इंदिरा सागर बांध। देखो इंदिरा सागर जो डैम है ये कहां पर मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे सर ये मिलेगा हमको खंडवा में। ठीक है, कहां पर मिलेगा बेटा? खंडवा में। और एक डेट याद रखना, आप याद रख सकते हो तो याद रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक स्टोरी बताऊंगा, आपको याद रह जाएगी। 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो इंदिरा गांधी ने क्या की थी, इसकी उद्घाटन किया था। उद्घाटन से मतलब नींव रखी थी, मतलब उद्घाटन नहीं नींव रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था। कब? 23 अक्टूबर 1984 को। और याद रखना इसके जस्ट 7 या 8 दिन बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की क्या कर दी जाती है भैया? हत्या कर दी जाती है। ये तो पता ही होगा आपको ये स्टोरी। तो मतलब शायद मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि इंदिरा गांधी ने अगर किसी की स्टोन रखा या फाउंडेशन स्टोन रखा, वो लास्ट था ये इंदिरा सागर डैम। इसके बाद शायद उनको, मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नया काम चालू नहीं किया उन्होंने, क्योंकि 7 दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ये हत्या कैसे होती है, क्यों उनके जो 2 गार्ड होते हैं वो क्यों हत्या कर देते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ठीक है, सिख दंगे क्या है, ये सारी स्टोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कभी पढ़ेंगे आज़ादी के बाद भारत पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1984 को क्या होता है भैया? इनकी हत्या हो जाती है। हम बात करें अगर इंदिरा सागर डैम की, तो 1992 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। वापिस इसका कंस्ट्रक्शन चालू होता है, मतलब इस डैम में क्या होता है बेटा? काम चालू हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट डेट जो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन आएगा आपको भविष्य में। ठीक है, 31/3/2005 डेट याद रहे ना रहे, लेकिन ये सन जरूर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, 31/3/2005 को क्या होता है? ये डैम शुरू हो जाता है, मतलब कुल मिला के इसकी क्या हो जाती है? ओपनिंग हो जाती है, या ये अपना फंक्शन चालू कर देता है इस दिन से। तो कितनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। सबसे बड़ा डैम कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो इंदिरा सागर डैम है। कहाँ पर है भैया? तो खंडवा में है। किसने स्टोन रखा था, फाउंडेशन स्टोन? इंदिरा गांधी ने रखा था। ठीक है, 1992 में कंस्ट्रक्शन हुआ, 2005 में ये शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की शाखाएं में है, 2 स्थान चूज करना है आपको। देखो हाईकोर्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है? उच्च न्यायालय। तो हमारा जो उच्च न्यायालय है, ये जो हाई कोर्ट है, वो कहां पर है भैया? जबलपुर में है। और इसकी 2 खंडपीठ हैं। इसको शाखाएं जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, जैसे शाखा आ गया यहाँ पर ब्रांचेस, लेकिन बुक में आपको खंडपीठ मिलती है। तो इसकी 2 खंडपीठ होती है। एक आपको कहां पर मिलेगी बेटा? एक मिलेगी आपको इंदौर में, और दूसरी कहां पर मिलेगी बेटा? तो वो मिलेगी आपको ग्वालियर में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक, भोपाल में प्रस्तावित है लेकिन अभी खुली नहीं है, इस कारण से भोपाल को मैंने शामिल नहीं किया। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक या राज्य पक्षी के रूप में माना जाता है ना? ये माना नहीं, माना है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। माना जाता है या कौन सा है? इन शॉर्ट आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? वेरी गुड, सही जवाब। आप बोलोगे सर हमने तो दूधराज भी लिख दिया आपने। देखो ये जो है ना पैराडाइज फ्लाई कैचर, देखो ये हमारा क्या है? राज्य पक्षी है। किसका? मध्य प्रदेश का। तो इसको एक नाम तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, पैराडाइज फ्लाई कैचर। एक आप दूधराज भी याद रखो। तीसरा आप शाह बुलबुल भी याद रखो। क्या रखो बेटा? शाह बुलबुल। और एक नाम और याद रखो आप, सुल्ताना बुलबुल। ठीक है, ये नया नाम है, सुल्ताना बुलबुल, ये भी नाम है इस पक्षी का। ठीक, तो ये क्या है भैया? हमारा राज्य पक्षी, हमारा मतलब मध्य प्रदेश का। देखो ये पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या होता है? आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो लिनियस का नाम सुना होगा आपने। लिनियस ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था जाति, संगठन, इनके आधार पर। तो इसकी पैराडाइज जो फ्लाई कैचर है, इसकी जो जाति है वो क्या है बेटा? टर्प। याद रखना, ये टर्प सिफोनी, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, टर्प सिफोनी पैरा डाई साई। थोड़ा अजीब है लेकिन याद रह जाएगा, पैराडाई फ्लाई कैचर। ठीक है, ये पूरा इसका जाति है। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि संगठन क्या है। ठीक, अब ये इसको मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इसने 1 नवंबर
याद रहेगी डेट, 1 नवंबर 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया था। और उस दिन क्या थी, हमारी 25वीं वर्षगांठ थी। 25वीं वर्षगांठ का मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा जो मध्य प्रदेश हम स्थापना दिवस मनाते हैं ना, तो उस दिन हमने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, 25वां स्थापना दिवस मनाया था। तो उस दिन राज्य पक्षी भी, साथ में पशु भी, ठीक है, वृक्ष को भी, एक वृक्ष भी था, वो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, इनको सबको क्या किया था, राज्य प्रतीक के रूप में घोषित किया था। याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? एक इंफॉर्मेशन अभी बता रहा हूं आपको, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो ये जो हमारा पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ये मध्य प्रदेश में आपको शिवपुरी वाले एरिया में मिलेगा, शिवपुरी अभयारण्य, ठीक है। शिवपुरी में जाओगे आप तो शिवपुरी में 2 चीज मिलती है आपको, 3 चीज मिलती है एक्चुअल में। शिवपुरी अभयारण्य भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर करेरा अभयारण्य भी मिलेगा आपको, और एक माधव राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिलेगा उस वाली बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। तो शिवपुरी जो अभयारण्य है आपका, शिवपुरी अभयारण्य, इसमें आपको क्या मिलता है बेटा, पैराडाइज फ्लाई कैचर देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? और करेरा पक्षी अभयारण्य का नाम सुना होगा आपने, ये भी शिवपुरी में है। यहां पर आपको देखने को मिलती है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया कभी और डिस्कस करेंगे सोन चिड़िया के बारे में, अभी तो इतना याद रख लो कि ये करेरा अभयारण्य में देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा यहीं पे ये था, इसका भटकाव से बचाने के लिए, कि पैराडाइज फ्लाई कैचर आपको कहां पर मिलेगा भैया देखने को, शिवपुरी अभयारण्य में। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आगे, याद रखना, भूलना मत, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन ए। बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन है? ये 4 ऑप्शन है, बताइए। और इसका सही जवाब है अनिल काकोडकर। अनिल काकोडकर जो हमारे परमाणु विभाग है उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर देखिए, इनका फोटो देखिए ये, और ये बड़वानी में पैदा हुए थे। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है इनके बाद, इनके संबंध में अभी वर्तमान में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति विशेष वाले क्वेश्चन हैं, ये भी एमपी में पूछे जाते हैं, याद रखना। व्यक्ति विशेष जिन्होंने कुछ अच्छे पोस्ट पर है वो, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, ठीक है, सभी पूछते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। इस क्वेश्चन को आज मैं आपको थोड़ा सा अच्छा डीप में बताऊंगा और विस्तार पूर्वक समझेंगे इस पूरी स्टोरी को हम। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कम से कम 2 या 3 मिनट का। तो बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन तो यही रहेगा और आंसर भी आपने बता दिया मेरे को, वेरी गुड। क्या है इसका? मांडू है। देखिए इधर, ये बाज बहादुर का महल है पूरा का पूरा, और ये आपको कहां पर मिलेगा? मांडू में मिलेगा, ठीक है। बाज बहादुर कौन थे? एक प्रकार से ये बोला जाए तो ये मालवा का क्या था भैया? शासक था ये। और बाज बहादुर नाम अकेला बोलोगे तो आप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाज बहादुर के साथ आप रानी रूपमती जोड़ दोगे तो ये नाम पूरा हो जाएगा। एक्चुअली ये लव स्टोरी पूरी हो जाएगी इनकी, एक लव स्टोरी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की, ठीक है। बाज बहादुर तो क्या था भैया? मालवा का शासक था। रानी रूपमती एक किसान की बेटी थी। क्या थी भैया? किसान की बेटी, लेकिन बहुत ज्यादा क्या थी? ये सुंदर थी। क्या थी? सुंदर। प्लस संगीत में इनको रुचि थी, इस कारण से इनको इनके दरबार में इनको बुलाया गया। किसके दरबार में? बाज बहादुर के दरबार में, ठीक है, गाने वगैरह गाने के लिए। तो ये आई, बाज बहादुर को पसंद आई और दोनों ने क्या किया? इन्होंने प्रेम विवाह चला और बाद में इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 16वीं ईस्वी की, मतलब 1501 से लेके 1599 के बीच, जो कि कौन सी ईस्वी थी? 16वीं सदी। अब इसी बीच में क्या होता है भैया? बाज बहादुर बहुत मतलब इनकी लव स्टोरी अच्छी खासी बहुत फेमस है, ठीक। तो अकबर के पास खबर पहुंचती है। अकबर का नाम सुना होगा आपने, वेरी गुड, जलालुद्दीन अकबर। तो अकबर के पास रानी रूपमती के किस्से पहुंचते हैं। तो वो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने, अकबर ने किसको? बाज बहादुर को बोला कि आपकी जो बेगम है या आपकी जो पत्नी है उनको मेरे दरबार में आप भेज दीजिए, ऐसा बोला। तो भैया सामने वाले ने क्या किया? मना कर दिया। किसने मना कर दिया? बाज बहादुर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ? अब अकबर एक मुगल सम्राट, इतना बड़ा एम्पायर था उनका, ठीक है, अंपायर नहीं एम्पायर, मतलब साम्राज्य था उनका। अब सामने वाले को अगर तुम मना कर दोगे तो वो क्या करेगा? वो तो आग बबूला हो गया। आग, ऐसे लिखे, आग आग बबूला है ना, यही लिखे ना, हाँ, आग बबूला मतलब उसको तो मतलब गुस्सा आ गया सामने वाले को, भाई कैसे इनकार कर सकता हूँ, मैं भारत का सम्राट हूं मैं। तो उन्होंने क्या किया? अपना एक सिपाह सलार जो था मालवा का, सिपाह शालार, याद रखना, ये सेनापति नहीं था, सिपाह सलार था। और इस सिपाह सलार का जो नाम है वो अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, रख लेना। उसका नाम था आदम खां। तो इसको बोला कि भैया अपने को क्या करना है? बाज बहादुर मतलब मालवा पर अटैक करना है। तो 1561 में, कितने में बेटा? 1561 एडी, मतलब ईस्वी में क्या होता है? ये सिपा सलार क्या करता है?
अटैक कर देता है मालवा के ऊपर, ठीक है। और सारंगपुर, सारंगपुर जगह का नाम सुना होगा आपने, राजगढ़ जिले में, साजापुर बॉर्डर, सारंगपुर, साजापुर और राजगढ़, राजगढ़ में है सारंगपुर वैसे है ना। तो साजापुर और हाँ सॉरी साजापुर और, याद रखना साजापुर और राजगढ़ वाला एरिया जो है उसमें सारंगपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है भैया, फिर इनका युद्ध होता है, किन किन का, बाज बहादुर का और आदम खां का। अब दो स्टोरी चलती है यहां से, दो स्टोरी समझो। कुछ लोग बोलते हैं कि बाज बहादुर यहां से भाग गया था, मतलब उसकी हार हुई तो वो भाग गया। दूसरी स्टोरी है कि बाज बहादुर को आदम खां, मतलब जो सिपा सलार था, उसने पकड़ लिया, मतलब उसकी कस्टडी में ले लिया, ठीक। अब जो आदम खां था, आदम खां का दिल किस पर आ गया, सीधी भाषा में बोले तो रानी रूपमती पसंद आ गई, और वो चाहता था कि रानी रूपमती मेरी बेगम बन जाए। ये स्टोरी है, ठीक है। रानी रूपमती, और इसने संदेश भेजाया किसको, रानी रूपमती को, कि अब आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो रानी रूपमती को तो मतलब ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से दो स्टोरी है। रानी रूपमती को लगा कि मुझे अब आदम खां या फिर अकबर के दरबार में रहना पड़ेगा या फिर आदम खां के पास रहना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, जान दे दी अपनी। अब जान भी दो तरीके से दी, कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने विष खा लिया, ठीक है, विष खा लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई विष नहीं खाया था उन्होंने, एक हीरा निगल लिया उन्होंने। अब वो हीरे में क्या था पता नहीं, क्या स्टोरी थी, लेकिन फिर भी हम ये इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जहर खाकर जान दे दी। अब जब ये खबर अकबर के पास पहुंची, अकबर के पास जब ये खबर पहुंची कि भैया रानी रूपमती ने अपना प्राण त्याग दिए हैं, तो उन्होंने आदम खां को बोला कि आप सामने वालों को छोड़ दो, मतलब बाज बहादुर को रिहा कर दो। तो बाज बहादुर को रिहा कर दिया जाता है, और बाज बहादुर फिर जब जाता है तो वो कहाँ जाता है, रानी रूपमती की कब्र पर जाता है, और वहां पर सिर पटक पटक कर, मतलब सिर पटकता कब्र के ऊपर, और अपने प्राण क्या कर देता भैया, वो त्याग देता है, मतलब मृत्यु हो जाती है उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट, सिर पटक पटक के। ऐसी स्टोरी है ना, मेरे मन से नहीं लगा रहा हूं मैं, स्टोरी है जो मैंने कहीं से पढ़ी है, मैंने आपको सुना रहा हूं मैं। तो प्राण त्याग देता है, तो अकबर को भैया अब होता है पश्चाताप, अकबर को लगता है बुरा कि भैया यार मेरे साथ तो ये गलत हुआ, मतलब मैंने गलत किया इन लोगों के साथ, इनकी स्टोरी अच्छी चल रही थी, ठीक। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर को पछतावा हुआ। फिर उसने क्या किया अकबर ने, कि उसने जो ये बाज बहादुर का मकबरा था, ये भी सारंगपुर में मिलेगा, और इसका मकबरा बोल दो या कब्र बोल लो, ठीक है, दोनों का कहां पर मिलेगा आपको, सारंगपुर में देखने को मिलेगा। तो बाज बहादुर का जो मकबरा है उस पर अकबर ने क्या लिखाया भैया, आशिक ए सादिक, आशिक, यहां पर देखिए आप थोड़ा सा ये सही लिख पा रहा हूं कि नहीं मैं, आशिक ए सादिक, ये किसके मकबरे के ऊपर लिखवाया है, कब्र के ऊपर, ये लिखा है बाज बहादुर के मकबरे के ऊपर, कि भाई सामने वाला आशिक था तभी तो उसने प्राण दिए, प्राण त्याग दिए अपने। तो आशिक के सादिक लिखा है, आप आज भी जाओगे ना तो आशिक के सादिक लिखा हुआ है वहां पर, आप जो पढ़ोगे स्टोन जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगवाया है वहां पर, उस पर आशिक के सादिक आज भी लिखा हुआ है। और जो रूपमती की कब्र थी उस पर उसने लिखाया शहीद ए वफा, क्या लिखा है बेटा, शहीद ए वफा। और इस प्रकार सामने वाले को लगा कि यार मैंने गलत किया इन लोगों के साथ। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी रानी रूपमती और बाज बहादुर की। अब अगर बाज बहादुर का महल कहां पर है भैया, तो ये मांडू में है, और बाज बहादुर का जो महल है, ये पूरी स्टोरी समझ में आई ना आपको, हाँ। लेकिन जो बाज बहादुर का महल है वो रानी रूपमती के महल से पहले था, मतलब अगर आप रानी रूपमती के महल में जाना हो, ये मांडू में है, ठीक है। राजधानी इनकी कहां हुआ करती थी, सारंगपुर हुआ करती थी, लेकिन बाज बहादुर का जो महल है ये मांडू में है, रानी रूपमती का महल भी मांडू में ही है, इनके महल वगैरह मांडू में, लेकिन कब्र सारंगपुर में, ये भी याद रखना आप। तो बाज बहादुर का महल को पार करके आपको रानी रूपमती के महल में जाना पड़ता था, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। और रानी रूपमती का महल इस मतलब प्यार की निशानी है, जिस प्रकार मुमताज के लिए बनाया था ताजमहल, तो ऐसे ही बहुत सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखता था, कौन, बाज बहादुर, किसकी, रानी रूपमती की। रानी रूपमती के महल के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि ये भी मांडू में ही है और रानी रूपमती के लिए बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले क्या करती थी, माँ नर्मदा का दर्शन करती थी। तो जब आप ये 1300 के समथिंग हजार फीट के समथिंग बना हुआ है, ऊपर बना हुआ ये महल है उनका, और जब रानी रूपमती महल में जाकर डायरेक्ट नर्मदा मैया के दर्शन कर लेती थी, किसके, नर्मदा मैया के, और उसके बाद ही वो क्या करती थी, भोजन ग्रहण करती थी। तो थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई है आज, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी एवं आईआईएम दोनों हैं? आईआईटी बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईआईएम बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आईआईएम और आईआईटी, तो आपने ये तो सुना होगा कि भाई इंदौर है हमारे पास, इंदौर में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। तो आईआईटी जो अपने इंदौर की है उसकी स्थापना हुई थी 2009 में,
मतलब शुरू हो गई थी 2009 में। और मध्य प्रदेश सॉरी भारत की ये 8वीं आईआईटी थी। कौन सी? 8वें नंबर की आईआईटी थी। आपको पता होगा आईआईटी क्या होती है, जिसके लिए जेई का एग्जाम होता है, आपको एग्जाम फाइट करना पड़ता है, फिर आपको आईआईटी में मतलब बड़े बड़े आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, है ना, आईआईटी दिल्ली, इन जैसी कॉलेज में क्या मिलता है आपको? एडमिशन मिलता है। किसके लिए? बी इंजीनियरिंग करने के लिए, इन शॉर्ट बीटेक के लिए। ठीक, तो हमारे पास इंदौर में आईआईटी भी है, साथ में इंदौर में आईआईएम भी है, याद रखना, जो कि 1996 में शुरू हुआ था। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों कहां पर है? एक ही शहर में है। ठीक है, कहां पर? इंदौर। और भारत का एकमात्र ऐसा शहर है इंदौर कि जो लगातार 4 साल से क्या हो रहा है, 4-5 साल से स्वच्छता में प्रथम स्थान आ रहा है। और आईआईटी आईआईएम दोनों एक ही जगह पर है, ऐसा भी प्रथम शहर है ये इंदौर। ठीक है, बाकी हर जगह पर क्या होता है? आईआईटी है तो आईआईएम नहीं है, इस प्रकार का होता है। चलिए, सीतामढ़ी मंदिरों का समूह में स्थित है। 4 ऑप्शन है, कहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, चंदेरी आपका आंसर होना चाहिए। सीतामढ़ी क्या है एक्चुअल में? ये एक मंदिरों का समूह है। मंदिरों का क्या बेटा? समूह है। कहां पर? ये चंदेल शासकों ने बनाया था इनको। और ये आपको कहां, सॉरी चंदेल शासकों ने नहीं बनाया था, चंदेरी है ये। चंदेरी में है ये मंदिर। और चंदेरी कहां पर बेटा? अशोकनगर का नाम सुना होगा। अशोकनगर का नाम आप याद नहीं आए तो आप गुना अशोकनगर याद रखा करो। ठीक है, गुना अशोकनगर। 10वीं से 11वीं सदी में ये मंदिरों का निर्माण हुआ था। कौन सी सदी में? 10वीं और 11वीं सदी में। ये 15 मंदिरों का एक समूह है, लेकिन 15 में से 14 मंदिर एक ही समूह में, मतलब एक ही जगह पर स्थित है। और जो एक मंदिर है इसका वो थोड़ी दूर स्थित है ना। तो 15 मंदिरों का समूह है, लेकिन 14 मंदिर एक ही समूह में है। एक मंदिर थोड़ी दूर है, मतलब 500 मीटर के समथिंग दूर है। और इनको सीतामढ़ी मंदिर कहा जाता है। नाम याद रख लेना, बहुत बार, मतलब 2 बार पूछा जा चुका है, वैसे बहुत बार तो नहीं, हाँ, लेकिन भविष्य में क्वेश्चन की संभावना और ज्यादा बन जाती है। अब एक बात याद रखना, एक आपको, आप कंफ्यूज मत होना, एक सीता समाहित स्थल भी मिलेगा आपको। सीता समाहित स्थल, जिसे भी सीतामढ़ी कहा जाता है, सीता समाहित स्थल, इसको भी क्या बोलते हैं हम बेटा? सीतामढ़ी बोलते हैं। लेकिन ये सीतामढ़ी हमारे पास नहीं है, हमारे पास मतलब मध्य प्रदेश में नहीं है। ये आपको मिलेगी रविदास नगर जिला। याद रखना, जिले का नाम क्या है? रविदास नगर जिला। ये कहां पर मिलेगा बेटा आपको? ये मिलेगा आपको यूपी में। ये जिला है रविदास नगर, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। तो ये सीतामढ़ी सीता समाहित स्थल अलग है, और हमारे पास सीतामढ़ी समूह जो कहां पर है भैया? चंदेरी में है। ठीक है, चंदेरी एक चीज और के लिए फेमस है, काय के लिए? तो याद रखो आप, साड़ी। चंदेरी की साड़ी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नाले का गठन करती है उसकी ऊपरी परत को हटाता है? देखिए, अपरदन मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, अपरदन, अगर सोइल इरोजन में बोलूं, बात करूं, तो मिट्टी का कटाव को अपरदन बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में नाली कटाव की बहुत ज़्यादा समस्या है। नाली कटाव क्या होती है? आप भी देखो, आपके पास अगर आपके शहर से या आपके गांव से कहीं से नदी निकलती है, तो आपने देखा होगा पहले वो नदी बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने कितना कटाव कर दिया, आसपास की जमीन काट रही है, नीचे गहरी होती जा रही है। यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार का अगर यहाँ से पानी कंटिन्यूसली बहेगा इन फ्यूचर में, तो ये और गहरा होता जाएगा। मतलब आज ये जगह इतनी है ना ये वाली, इसको भविष्य में यहाँ तक आ जाएगी। याद रखना जब पानी, तो इसको बोलते हैं हम नाली कटाव या गली इरोजन बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना, ये गली कटाव मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। इधर देखिए, ये इस प्रकार का, अगर ये एक छोटा सा नाला है, लेकिन भविष्य में ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम गली इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है ये कटती जाती है, और ये इसकी साइज बड़ा होता जाएगा और गहराई भी बड़ी होती जाएगी। याद रखना, ये गहरा भी होता जाएगा। ये जो ऊपरी परत है ना इसकी, ये वाली ऊपरी परत, ये आप देख पा रहे हो, ये कट जाएगी थोड़े टाइम के बाद, फिर ये परत यहाँ पर आ जाएगी, फिर ऐसे कर करके ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? गली इरोजन बोलते हैं। और अगर मध्य प्रदेश में बात करूँ स्पेशली में, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, नदी का बहाव बहुत तेज होगा। देखो, अगर प्लेन एरिया है, मतलब समतल एरिया है, तो जैसे कि गंगा की बात करते हैं, गंगा इतना ज़्यादा नहीं करती कटाव। क्यों? क्योंकि गंगा मैदानी भाग में बहती है, तो मैदानी भाग में नदी आराम से बहुत स्मूथ तरीके से बहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक पहाड़ी है या ऊंचा ढलान वाला स्थान है, अगर इस ढलान वाले स्थान से अगर आप नदी बहाओगे, तो वो तो पानी जो रहेगा फोर्स के साथ बहेगा, और जब पानी फोर्स के साथ बहेगा तो वो कटाव करेगा ना जमीन का। करता कि नहीं करता है? वेरी गुड, करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला मुख्य केंद्र नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना आप, है ना, नहीं है लिखा है। जब ये नहीं हो आ जाए ना इस टाइप के क्वेश्चन को, आप ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत हार्ड होता है, वरना आपको मुख्य केंद्र है, आप फटाक से कोई एक लगा देते हैं इसमें से। ठीक है, नहीं पूछा है। तो बॉक्साइट जो होता है भैया मध्य प्रदेश, पहले तो बॉक्साइट होता क्या है ये बताओ पहले तो। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम धातु का नाम सुना ना? हाँ, वेरी गुड। उसका अयस्क होता है बॉक्साइट।
ठीक है। और मध्य प्रदेश में बॉक्साइट आपको मिलेगा पूर्वी वाले हिस्से में। पूर्वी वाला हिस्सा कौन सा बेटा? छत्तीसगढ़ वाला। अब बघेलखंड चले जाइए, ठीक है, उस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सिर्फ बघेलखंड वाले एरिया में नहीं मिलता है, मतलब जैसे कि आपको ये रीवा में भी देखने को मिलता है, आपको सतना में भी मिलेगा, जबलपुर में देखने को मिलेगा क्या बॉक्साइट मिलता है जबलपुर में। इसके बाद मंडला में मिलता है आपको बॉक्साइट। इसके बाद आपको बालाघाट में मिलता है बॉक्साइट। इसके बाद आपको सीधी में मिलता है देखने को बॉक्साइट। सिंगरौली में मिलता है आपको, कटनी में मिलता है। तो ऐसे करके जो पूर्वी जिले, मतलब एक एक जिले तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जैसे ये क्वेश्चन की बात करो आपको इतना पता है कि बॉक्साइट होता है वो पूर्वी जिलों में मिलता है हमको। तो भाई हमको पता है कि शहडोल कहाँ पर है? पूर्वी जिले में है, शहडोल संभाग में आता है शहडोल। सतना रीवा संभाग में आता है, तो ये भी पूर्वी में है। रीवा तो पूर्व में है ही सही। तो ये 3 जिले क्या है? ये पूर्व में है। लेकिन रतलाम कहाँ पर है भैया? तो रतलाम तो आपको इधर पश्चिम वाले हिस्से में मिलेगा, यानी कि राजस्थान से इसकी बॉर्डर लगती है। तो अपना सही जवाब क्या रहेगा बेटा? रतलाम रहेगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एक बात और इन्फॉर्मेशन याद रखो आप, जो यहाँ पर देखिए, जो कटनी है अपना, कटनी कहाँ गया? कटनी, ये रहा कटनी। ये बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बॉक्साइट उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में तो वो कटनी में होता है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आता है शहडोल का। कहाँ गया शहडोल? नहीं लिखा मैंने क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। शहडोल की कौन सा नंबर है? शहडोल का सेकंड नंबर में बॉक्साइट उत्पादन है। अब देखो क्या होता है कि जब ये मिनरल रिपोर्ट आती है, इसमें ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आपने पुराने डेटा वाली बुक पढ़ोगे आप, तो हो सकता है आपकी बुक में शहडोल आपको पहले नंबर पे मिल जाए या कटनी मिल जाए। तो ये मिनरल रिपोर्ट हर साल सरकार तैयार करती है, ठीक है, और वो सरकार जो डेटा प्रस्तुत करती है वो हर साल चेंज होता रहता है, ठीक। लेकिन मोटा मोटा तौर पर आप कटनी याद रखो, कटनी बहुत सारी बुकों में कटनी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली अखबारी कागज पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई? चलिए सही जवाब बताइए इसका। तो मध्य प्रदेश में भैया क्या है, हमारी पहली क्या थी? ये अखबारी कागज पेपर मिल थी, जिसे आपने नेपा नगर का नाम सुना होगा। नेपा नगर में अखबारी कागज का क्या है भैया? कारखाना है। और नेपा नगर कहाँ पर है भैया? दक्षिण का प्रवेश द्वार, बोले तो बुरहानपुर। वेरी गुड। तो बुरहानपुर में क्या है? नेपा नगर है, मतलब वो नेपा नगर में नेपा मिल्स है, नेपा नगर जगह है, और वहां पर क्या है बेटा? नेपा मिल्स, मतलब नेपा कारखाना नाम है इसका, नेपा मिल्स है। तो ये क्या करती है? अखबारी कागज उत्पादन करती है, और भारत की पहली है ये। इसका इतिहास ऐसा रहा था कि 1947 में इसे एक निजी व्यक्ति द्वारा शुरू की गई थी ये कंपनी। तो मतलब उस टाइम पे क्या थी? ये प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन 1949 जिसमें कि मध्य प्रदेश के 4 पार्ट हुआ करते थे, आपको पता है आपको उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार, मतलब जो मध्य प्रदेश था हमारा, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी एवं बरार कहते थे, उसका नाम क्या हो गया था? चेंज बाद में मध्य प्रदेश बन गया था। तो सीपी एवं बरार अपने अंडर में ले लेता है किसको? इस मिल्स को। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूं तो मध्य प्रदेश सरकार क्या ले लेती है? इसको अपने अंडर में ले लेती है। लेकिन इसके बाद 1959 में 1959 में क्या होता है? भारत सरकार इसको अपने कब्जे में ले लेती है, यानी कि भारत सरकार के अंडर में ये चली जाती है। कौन? नेपा मिल्स। ये कहानी याद रखना। इसमें 1956 बीच में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ था भैया? उत्पादन प्रारंभ हो गया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज तो याद ही क्वेश्चन में, ये भारत में पहली थी। ये क्या थी? भारत में पहली अखबारी कागज पेपर मिल, यानी कि पहला मिल है ये जो अखबारी कागज बनाती थी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आपको डेटा मेरे को पता है आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप लिख लोगे इस डेटा को और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डेटा फ्लो में याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, भूल जाओगे आप, मुझे पता है थोड़े दिन बाद आप ये डेटा भूल जाओगे, लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे डबल से तो फिर से आपको याद हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, याद रखना। बार बार लिखा भी है, पता नहीं क्या है पर लिखा है इतना, इंग्लिश में पता, हिंदी का नहीं पता है, वो दोहा है एक, करत करत अभ्यास ऐसा कुछ है, मुझे पूरा नहीं आता वो, लेकिन इतना इंग्लिश में बताया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए किसी नंबर 133 की तरफ प्रस्थान करते हैं। आमतौर पर आप कहाँ पैराडाइज फ्लाईकैचर पाते हैं, यानी कि बुलबुल कहाँ मिलती है आपको? मैं नहीं बताऊंगा आपको। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पता है भैया हमने कितना डिस्कस किया था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया ना हमने, तो वही तो था शिवपुरी अभयारण्य, मैंने बोला था आपसे आपको उस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? वेरी गुड, आपने सोच लिया मन में, देवास नहीं आता सर, क्योंकि देवास कहाँ जाता है? देवास उज्जैन में जाता है। इधर देखिए आप, वेरी गुड, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया? देवास ये गया। तो ये उज्जैन वाले जिले हैं, ये 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। ये कौन से हैं भैया? कहाँ गया? उज्जैन। उज्जैन कहाँ गया? ये रहा उज्जैन यहाँ पर। ये
इस उज्जैन संभाग के जिले। और भोपाल में देखो आप, भोपाल में क्या मिलेगा आपको, राजगढ़ देखने को मिलेगा, हाँ मिलेगा सर, विदिशा मिलेगा, रायसेन मिलेगा, सीहोर मिलेगा, और भोपाल तो है ही सही। तो 5 जिले। तो भैया एक अजीब कौन सा लग रहा था, देवास उज्जैन संभाग में, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, ना बार बार आप इन्हें थोड़ा मैप देख के आप थोड़ा सा कर लीजिए। शामिल करूंगा क्वेश्चन को मैं, क्योंकि आपको बताऊंगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि प्रैक्टिस आपकी होती रहे। और अब हमने 7 लेक्चर में कहीं ना कहीं एक ने क्वेश्चन शामिल किया है, 7 लेक्चर हो चुके हैं आज। तो आपको ये जो मैप है ना, ये संभाग वाला, ये तो बिल्कुल रट लो। अब आप क्वेश्चन आते रहेंगे। पांडव गुफाएं में पाई जाती है, इसका सही जवाब है पचमढ़ी। देखो पांडव गुफाएं, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, यार पांडव गुफाएं हैं मतलब ये कहीं ना कहीं वो महाभारत वाले पांडवों से संबंधित होगी। हाँ लेकिन एक स्टोरी ये भी है वहाँ के लोगों की कि ये है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टोरी है पांडव गुफा की, पचमढ़ी वाले की, वो भीमबेटका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं तो तुम बोलोगी सर वो भीमबेटका में तो होता ही ऐसा। लेकिन जो ये पांडव गुफाएं हैं ये कहाँ पर मिलेगी बेटा आपको, पचमढ़ी पर मिलेगी। और पचमढ़ी की 5 पहाड़ियों पर स्थित है ये, कितनी 5 पहाड़ियों पर ये स्थित है। इनके बारे में कहानी ये है कि ये पहली सदी में, यानी कि प्रथम ईस्वी में बनी हुई है, ये प्रथम ईस्वी में, ठीक है। और इनको बौद्ध साधुओं ने बनाया था प्रथम ईस्वी में, और इनको किसने बनाया था, बौद्ध साधुओं ने। और क्यों बनाया था, अपने निवास करने के लिए। बौद्ध साधुओं द्वारा क्या है ये बेटा, ये निर्मित है, याद रखना, अपने निवास के लिए बनाया था इन्होंने। और प्रथम सदी में इनका निर्माण हुआ था। 5 पहाड़ियों पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी कहाँ पर है बेटा, वेरी गुड, नहीं तो पता चले जिला याद नहीं रहे आपको, है ना। ये पता है कि यहाँ पांडव गुफाएं कहाँ पर है भैया, कि ये पचमढ़ी में। लेकिन कहीं से जैसे यहाँ पर 4 जिले आए थे, अगर यहाँ पर एक जिला होशंगाबाद होता तो आप कंफ्यूज आओगे, अरे मैंने तो होशंगाबाद पढ़ा ही नहीं, मेरे को सर ने पचमढ़ी बताया था, ये गलत है ना। तो जिला भी याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर, और वो देखते हैं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। पंडित रविशंकर शुक्ल थे, एस.एन. सिन्हा थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, या हरि विनायक पाटस्कर थे। तो इसका सही जवाब है, रविशंकर शुक्ल पता है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और इसका सही जवाब है पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो थे हमारे 1 नवंबर 1956 से लेके, 1 नवंबर 1956 से लेके, डेट मेरे को याद नहीं आ रही है, शायद पता नहीं है, लेकिन जनवरी 1900 कहाँ तक थे ये, 1957 तक जरूर थे, इतना पता है मुझे। 1957 यहाँ की डेट, कभी कोई डेटा मिस हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर डेट आपको याद रहे, है ना। तो इसलिए बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि 1957 ये याद होना चाहिए लास्ट वाला। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी एक एक चीज़ याद रखो, मुझे पता है कि यार डेटा मिस होता रहता है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, कंप्यूटर नहीं है भैया, हमें ज़रूरत ही नहीं है ना डेटा याद रखने की। ये तो हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसके लिए मोबाइल डिवाइस बनाई है, हमने मेमोरी स्टोरेज डिवाइस बनाई है, तो हम क्यों डेटा स्टोर करें हमारे माइंड में, ये वो तो हमको कंपटीशन के लिए पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए हम डेटा याद कर रहे हैं, है ना। बाकी अगर एज ए ह्यूमन बीइंग में बात करूँ ना, तो हमको डेटा स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, हमने उसके लिए स्टोरेज डिवाइस बना ली पहले से ही, फिर भी हमको याद रखना पड़ेगा, ऐसा मत नहीं आप डेटा भूल जाओ, ठीक है। तो जनवरी 1957 तक ये क्या थे भैया, हमारे राज्यपाल थे। लेकिन रविशंकर शुक्ल पता है आपको क्या थे, रविशंकर शुक्ल तो हमारे क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, और इनका टाइम पीरियड जो था वो 1956, इससे पहले भी ये मुख्यमंत्री थे। चुनाव तो हुए ही नहीं थे जब मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को निर्माण हुआ भैया मध्य प्रदेश का। तो उस टाइम में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे वो रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे। ये जो मुख्यमंत्री थे ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मतलब वो सीपीएम बरार वाले एरिया का, जिसका नाम बदल दिया गया था 1950 में, सीपीएम बरार का मध्य प्रदेश कर दिया गया था, उस पार्ट के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब एक ही मध्य प्रदेश बनाया गया तो उस टाइम पे इनको समाहित रूप से पूरे मध्य प्रदेश का क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, किसको, रविशंकर शुक्ल को। और ये मुख्यमंत्री कब तक रहते हैं, ये रहते हैं 1956 तक रहते हैं, ठीक है, याद रखना 1956 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, मतलब उसमें भी 31 दिसंबर, मतलब अपना मध्य प्रदेश बनने के थोड़े टाइम बाद ही ये मुख्यमंत्री रहते हैं। इनके बाद क्या बनता है, बताया था मैंने एक बार आपको, भगवत राय BR मंडलोई, ये मुख्यमंत्री बनते हैं। कितने दिन के लिए बनते हैं, शायद ये लगभग 15-20 दिन के लिए बनते हैं शायद मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर बनते कैलाशनाथ काटजू बनते हैं, और फिर चुनाव होता है अप्रैल 1957, है ना, अप्रैल 1957 में फिर क्या होता है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन होता है, द्वितीय चुनाव होता है मध्य प्रदेश में। इससे पहले 1952 में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश के प्रथम, मतलब गठन के बाद प्रथम अगर चुनाव होगा तो वो 1957 में ही होगा। चलिए ये बहुत थोड़ा डीप हो जाता है कभी कभी, लेकिन चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग कौन सा है। तो इसका सही जवाब बेटा भील है। घनी आबादी मतलब ये आदिवासी आबादी है, ये जनजातीय लोग होते हैं। और भील आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले हिस्से में मिलेगी आपको। पश्चिमी हिस्सा मतलब आप रतलाम चले जाइए, रतलाम में मिलेगी आपको, झाबुआ में मिलेगी आपको, अलीराजपुर, याद रखना अलीराजपुर, और इसके बाद बड़वानी, खंडवा,
खरगोन, इन वाले एरिया में आपको भील देखने को मिलते हैं। गोंड हमने अब डिस्कस किया था, गोंड कहाँ पर मिलेंगे बेटा आपको, गोंड और बेगा मिलते हैं आपको पूर्वी हिस्से में, जैसे कि मंडला, मंडला के बाद आप चले जाइए इधर अनूपपुर में चले जाइए, आप शहडोल में चले जाइए, आप मैप मैंने सॉरी शायद लगाया कि नहीं लगाया, सॉरी मैप लगाता था अच्छा रहता थोड़ा सा, शहडोल, ठीक है। और इधर बालाघाट वाला एरिया समझ लो ना, पूर्वी हिस्सा, इधर आपको क्या मिलेगा बेटा, ये आप इधर चले जाओगे तो आपको डिंडोरी, मंडला, इनमें आपको मिलेगा, गोंड में मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बेगा जनजाति भी मिलती है, ठीक है। कोरकू तो आपको मध्य प्रदेश में लगभग हर जगह पर मिल जाते हैं। बेगा आपको कहाँ पर मिलेगी, इधर मिलेगी, गोंड और कोरकू। इसके बाद एक शहरी जनजाति होती है जो कि सबसे अति पिछड़ी जाति मानी जाती है मध्य प्रदेश की, शहरिया, ठीक है। शहरी जनजाति आपको मिलेगी भैया, ये मिलेगी आपको क्या बोलते हैं हम इनको, ज्योतिराज सिंधिया वाले एरिया, मतलब शिवपुरी में कोलारस और मुंगावली के चुनाव हुए थे 2017 में, पता होना चाहिए आपको, शिवपुरी, ठीक है। तो याद रखना है, थोड़ी सी डेटा बता रहा हूँ, शिवपुरी और मुंगावली में, कोलारस और मुंगावली में 2017 में चुनाव हुए थे। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि भाई जो शहरी जनजाति के जो भी नौजवान हैं, इनको एमपी पुलिस का जो एग्जाम आएगा, आया ही नहीं उसके बाद तो, है ना उसके बाद एग्जाम आया ही नहीं कभी, तो जो एग्जाम होगा एमपी पुलिस का, उसमें इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या देंगे बेटा, फिजिकल देंगे, ठीक है। क्या देंगे, फिजिकल, मतलब जो शारीरिक परीक्षा होती है डायरेक्ट वो फिजिकल देने आएंगे ये लोग, ठीक है। इतनी पिछड़ी जनजाति है ये लोग, इनको पैसे वगैरह सब कुछ मिलते हैं सरकार की तरफ से, और बहुत बोने टाइप के लोग होते हैं इधर के, इस जनजाति के, स्कूल तो नसीब ही नहीं हो पाता इधर जनजाति वाले लोगों को, ठीक है। तो शहरी जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको याद रखना, मोटा मोटा तौर पर चंबल वाला एरिया याद रख लेना आप, तो है ना, शिवपुरी आपको याद रहना चाहिए, उसमें आपको अशोकनगर याद रहना चाहिए, मेनली तो शिवपुरी और अशोकनगर में ही मिलेगी आपको शहरी जनजाति। एक जनजाति होती है भारिया जनजाति, भारिया, ये कहाँ पर मिलेगी बेटा आपको, तो ये मिलेगी आपको पातालकोट। पातालकोट का नाम सुना आपने कभी, वेरी गुड, नहीं सुना तो कभी मैं लेक्चर बनाऊंगा सेपरेट इसके ऊपर। पातालकोट मिलेगा आपको छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में। पातालकोट मतलब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, इस जगह पर आज भी सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, मतलब जो नॉर्मल लेवल है जमीन का, कहाँ पर, छिंदवाड़ा में, उससे भी 200 से 300 मीटर है ना, 230 से 300 मीटर नीचे गहराई में ये लोग रहते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि इसके कुछ हिस्सों में तो दिन में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो दिन के 2 या 3 बजे तक पहुंचता है, और कुछ जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। ऐसी जगहों पर ये लोग रहते हैं। तो भारी जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको, छिंदवाड़ा में। शहरिया कहाँ पर मिलेगी, अशोकनगर शिवपुरी में। भील कहाँ पर मिलेगी आपको, पश्चिमी हिस्से में। और अपना कौन सा देखा आपने, बेगा और गोंड कहाँ पे मिलेगी, आप मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में। तो ये मोटे मोटे तौर पर आप फिल्म में आपके माइंड में बिठा लो, बाकी जब डीप में अपन जनजाति पढ़ेंगे नॉर्मल वाले लेक्चर में, तो वहां पर आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। चलिए, स्वर्ण किसका दूसरा नाम है, स्वर्ण मतलब नदी का नाम पूछ रहा हूं पे, तो इसका सही जवाब है सोन। सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन और नर्मदा दोनों एक ही जगह से निकलती है। कहाँ से भैया, इसका नाम है, आपको बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आप तो रट लो यार, अनूपपुर, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है। अनूपपुर में कहाँ पे भैया, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा से मिलती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। और एकमात्र नदी है मध्य प्रदेश की जो कि गंगा में मिलती है, बाकी ऐसी कोई सी नदी नहीं है मध्य प्रदेश की कि जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्रीय जेल है। आपको जरूरत नहीं पड़े, भगवान करे कभी केंद्रीय जेल में जाने की, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी 11 केंद्रीय जेल है, जिनको सेंट्रल जेल भी बोला जाता है, सेंट्रल जेल। और थोड़ा सा फैक्ट अगर आप याद रख सको तो मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट जेल भी मिलेगी आपको, ठीक है। 33 कितनी बेटा, डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल। और इसके अलावा 78 सब जेल भी है, सब जेल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, सब जेल। तो इतनी सारी जेल होती है, ठीक है। बहुत सारी जेल हमारे पास खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और कुछ क्राइम वगैरह करो और जेल के मतलब वैकेंसी भर दो, है ना। अपने को एमपी पुलिस की वैकेंसी लेनी है, अपने को एमपी पीएससी की वैकेंसी लेनी है, लेकिन जेल वाली वैकेंसी आप मत लेना, क्योंकि जेल बहुत खाली पड़ी हुई है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखो बहुत सारी बुक में ये पातालेश्वर नहीं लिखते वो लोग, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका नाम, ओरिजिनल नाम पातालेश्वर ही है। वो लोग लिखते हैं इसको पातालेश्वर, पातालेश्वर, है ना। तो पातालेश्वर मंदिर, हमको पातालेश्वर पढ़ना है, और पातालेश्वर मंदिर आपको मिलेगा अमरकंटक में, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, अमरकंटक में आपको मिलता है, लेकिन अमरकंटक में भी ये कहाँ पर, इसके पास एक और मंदिर है मच्छेंद्रनाथ, ये भी आया है एग्जाम में एक बार। मच्छेंद्रनाथ मंदिर भी आपको कहाँ पर मिलेगा, अमरकंटक में बेटा मिलता है। और ये जो दोनों मंदिर हैं कौन कौन सा, एक तो पातालेश्वर मंदिर और मच्छेंद्रनाथ मंदिर, तो ये आपको कलचुरी शासक ने बनाया था। कलचुरी शासक पढ़ेंगे हम, कलचुरी शासकों ने बनाया था। और कलचुरी शासकों में भी एक नाम याद रखना, याद रख सकते हो तो कर्णदेव। कर्णदेव ने क्या किया था बेटा, इसका
इसको निर्माण किया था या इसके शासनकाल में बना था। कब ये टाइम पीरियड भी अगर याद रखना चाहो तो मध्य प्रदेश में कलचुरी शासक का जो टाइम पीरियड लगभग रहा था वो इसके कर्णदेव का जो रहा था ये वाला रहा था 1014 से 1073 तक। ठीक है। और जो पातालेश्वर मंदिर है ये किसको डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को, मतलब शिव भगवान का ये क्या है? मंदिर है। लॉर्ड शिवा, शिव जी का मंदिर है ये। तो 140 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये हमारा आज का डिस्कशन था। आज का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा चला गया है बट सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप कि आपको पसंद आया होगा पूरा का पूरा लेक्चर, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस वीडियो को फैला दो यार, आप शेयर जरूर करो, थोड़ा थोड़ा हौसला मिलता रहे मुझे, मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा आपके लिए। बट आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से जरूर करवाइए यार, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।